बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो एंटी टेस्ट की मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 30 होगा और इस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 जो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करना है। लास्ट लेक्चर में हमने बुक 2 आपकी सेकेंड ईयर की जो है मैथ्स उसका स्टार्ट किया था और फंक्शंस के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें पढ़ी थी। आज हम फंक्शंस की जो फर्दर टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और कुछ और चीज़ें जो आज के लेक्चर में होंगी वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहली बात हो जो फंक्शन की टाइप्स हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ी थी वो सारी बेसिक टाइप्स थी, जिसमें हमने कहा था कि वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है और उससे रेलिवेंट क्या क्या आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। आज जो फंक्शन की कैटेगरीज़ हैं वो हमने मज़ीद डिफ़ाइन करनी है, उनको देख लेते हैं। और वैसे कैटेगरीज़ बहुत सारी होंगी, पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, बाकी बहुत सारे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे जो आपके एमसीक्यूज़ में आने के काबिल हैं, यानी जहाँ जहाँ से एमसीक्यूज़ पास पेपर्स में, एंटी टेस्ट में बने या बन सकते हैं। उनमें से अगर हम बात शुरू करें तो सबसे पहले जो हम टाइप लिखने लगे हैं फंक्शन की, ये हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? बेसिकली जिस तरह नंबर्स के केस में आप अगर अंडर एडिशन बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, मैट्रिसेस की बात करें तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो नल मैट्रिक्स होता है O, और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आइडेंटिटी I से डिनोट करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। यानी हर स्ट्रक्चर का अपना एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। फंक्शंस के केस में जो आइडेंटिटी है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है और वो कैसे जनरेट होता है वो हमने भी देखना है। इसको हम डिनोट करते हैं I ऑफ X से। I ऑफ X, जिस तरह हम ये कहते होते हैं कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x, तो f ऑफ x भी फंक्शन है, g ऑफ x भी, h ऑफ x भी, कोई भी नाम दे सकते हैं। चूँकि आइडेंटिटी I से लिखा हुआ है इसलिए हम इसको I ऑफ x कहने वाले हैं, इसको f ऑफ x भी कह सकते हैं। तो I ऑफ x इज़ इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। तो आप यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें जो इनपुट देंगे वही आपके पास आउटपुट आएगी। और होता ये है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, अगर इसकी डोमेन सेट x है तो इसकी रेंज भी सेट x ही होती है, यानी जो इसमें आप इनपुट देते हैं वही इसकी आउटपुट आ रही होती है। तो ये कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पेपर में एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, उसमें पहली बात तो ये है कि अगर ये x से x है तो जो इसकी इनपुट है वो इसकी आउटपुट है। तो पहली बात इसके बारे में याद रखें कि जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ये इक्वल होगी रेंज ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन के। तो ये ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन और रेंज आपस में क्या होती है? इक्वल। ये पहली बात होगी। दूसरी बात इसके हवाले से याद रखें कि जब फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ आप उसकी कंपोजिशन लेते हैं तो जो अल्टीमेट रिज़ल्ट आपके सामने आता है वो आइडेंटिटी फंक्शन के तौर पे आता है। यानी मैं अगर एक फ़ंक्शन f लिखता हूँ और इसके साथ कंपोजिशन बनाता हूँ इसके इन्वर्स की, चाहे लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो जो हमें आउटपुट मिलती है वो इक्वल टू x मिलती है। ये बिल्कुल वही बिहेवियर है जैसे हम ये कहते हैं कि मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ उसके इन्वर्स के साथ राइट से या लेफ़्ट से, तो मुझे अल्टीमेट आंसर आइडेंटिटी नंबर मिलेगा। तो नंबर्स में आइडेंटिटी 1 होती है और यहाँ आइडेंटिटी जो है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। फिर अगर इसका ग्राफिकल बिहेवियर देखा जाए तो ग्राफिकली अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, ये अगर x y प्लेन है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस की लाइन होगी हमारे पास, तो जो ये हमारे पास आ गया x एक्सिस। तो आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली एक लाइन होती है और ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करते, ओरिजिन से पास करने के साथ साथ पहले और जो थर्ड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट और थर्ड, इसको बाइसेक्ट कर रही होती है और 45 डिग्री का एंगल बन रहा होता है इसका x एक्सिस के साथ और फिर 45 भी बनेगा y एक्सिस के साथ। तो जो कि फंक्शन को हम y से भी डिनोट करते हैं तो इसको हम y इज़ इक्वल टू I ऑफ x भी कह सकते हैं, इसलिए फंक्शन को हम y इज़ इक्वल टू x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। और हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ कैसा होगा? एक लाइन होगी लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड
फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, एक ऐसा ही लाइन जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करे। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन थी, फंक्शन की आपके पास एक्सप्लेनेशन थी, और जो भी इससे रेलेवेंट एमसीक्यू बन सकता है वो हमने इतनी चीज़ें इसके बारे में पढ़ ली हैं कि अब कोई क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ के वाले से पर्टिकुलरली आइडेंटिटी फंक्शन का नहीं रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो आइडेंटिटी के साथ किसी हद तक रिजेंबल करता हुआ एक और हमारे पास टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये नाम से ही जाहिर है कि इसकी आउटपुट हमेशा एक फ़िक्स नंबर रहती है। वो कैसे? मैं ये कहता हूँ कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो आप कोई भी रियल नंबर जैसे 2 है, 3 है, -5, -7, 0 कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको चूँकि फंक्शन हमेशा y के इक्वल है तो आप y इज़ इक्वल टू f(x) इज़ इक्वल टू c लिख दें। जो भी इनपुट देंगे c इसकी आउटपुट आएगी, तो ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। इसकी डोमेन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो इसकी रेंज है आपके सामने, रेंज हमेशा जो है रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन ये सिंगल्टन सेट बनता है, और वही जिस कांस्टेंट के वो बराबर होता है हमेशा उसकी रेंज वही आती है। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ अगर हम वो पढ़ना शुरू करें तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये याद रखें कि इसकी रेंज सिंगल्टन सेट है। रेंज इज़ सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट वो जिसमें एक ही एलिमेंट हो। और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आप ये याद रखें इसकी, ये मैनी टू वन फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन इज़ मैनी टू वन फंक्शन। जिस तरह एक 1 1 होता है इस तरह ये मैनी टू वन है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होता। और तीसरी बात ये देखें कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो मर्ज़ी इसमें रियल नंबर पुट कर दें आप, इसका आंसर 3 रहेगा। तो बहुत सारे रियल नंबर एक नंबर पे मैप हो रहे हैं, इसलिए इसको मैनी टू वन कहते हैं। और y इज़ इक्वल टू 3 है, यानी y किसी कांस्टेंट के बराबर है। आप लोग सेकेंडरी पढ़ के आए हुए हैं, चैप्टर 5 चैप्टर 4 आप लोगों ने सेकेंडरी का पढ़ा है, उसमें आपने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि जो y इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट ग्राफ होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर ये xy प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, और ये है वो जगह जहाँ y इज़ इक्वल टू 3 है, तो इसका ग्राफ बनेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो सारा ग्राफ है ये शो कर, अगर मैं कहता हूँ कि ये x एक्सिस की लाइन है और ये y एक्सिस की लाइन है, तो y इज़ इक्वल टू 3 बेसिकली क्या बन रहा है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ इज़ लिखते हैं, ग्राफ इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कांस्टेंट फंक्शन की भी 3 प्रॉपर्टीज़, तरह उसकी हमने 3 पढ़ी हैं, इस तरह इसकी भी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि इसका रेंज हमेशा, इसकी रेंज 1 नंबर आता है सिंगल्टन सेट। फिर कांस्टेंट फंक्शन जो है वो मैनी टू वन फंक्शन होता है। और तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है ग्राफ जब इसका ड्रा करेंगे आप लोग। तो 2 फंक्शंस हो गए हमारे, आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट। अब देखते हैं थर्ड फंक्शन कौन सा हमने पढ़ना है। अच्छा, अब थर्ड कैटेगरी लिखी है मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली? ये हम कहते हैं कि मॉड ऑफ x यानी f ऑफ x इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x को लिखते हैं। और इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि इसकी ब्रांचेस होती हैं 2। इसको पीस वाइज कहते हैं, क्योंकि इसका एक पीस जो है वो पहला -x आंसर देगा, दूसरा जो होगा +x आंसर देगा। और ये 2 आंसर्स कब आएंगे? इनकी पर्टिकुलर डोमेन रिस्ट्रिक्ट होती है। जैसे -x तब आएगा जब आप इसमें इनपुट 0 से लेस रखेंगे, और जब आप इनपुट 0 या 0 से ग्रेटर रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा +x। ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब हम किसी भी वेरिएबल टर्म्स के ऊपर से मॉड हटाया करते थे, जैसे मॉड ऑफ x है तो अगर मैं मॉड हटाऊँगा तो मैं प्लस माइनस लिखूँगा। इसका मतलब है मुझे नहीं क्लियर कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो +-x लिखने का मतलब ये है कि इसका आंसर +x भी हो सकता है और इसका आंसर -x भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी डोमेन। और अब अगर मैं ये कहता हूँ कि x लेस देन 0 है तो फिर बताएं मॉड ऑफ x क्या होगा? तो आपका आंसर आएगा -x। और अगर मैं कहता हूँ कि x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो फिर बताएं मॉड हटाने से क्या आएगा? तो अब हम लिखेंगे +x। इसका मतलब मॉड रिमूव जब हम करते हैं तो हम देख रहे होते हैं कि उसकी इनपुट क्या है,
और आप ये क्लियर कर लें बात, कुछ लोगों के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि वो ये समझ रहे होते हैं कि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव करता है, तो फिर ये नेगेटिव क्यों आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव देखने में लगता है ये असल में पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो x लेस देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव, और ये -x है और नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये श्योर बात है कि ये दोनों जो हैं, ये वाला -x भी ग्रेटर देन ज़ीरो है, और अगर हम इसको कहते हैं स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो तो ये कंफर्म बात है कि ये भी ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा। तो ये जो आपको देखने में लग रहा होता है कि ये नेगेटिव है, ये असल में पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि x लेस देन ज़ीरो है। जब हम -x करते हैं तो ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो -x भी ग्रेटर देन क्या हो जाता है? ज़ीरो। तो दोनों इसकी जो आउटपुट्स हैं वो दोनों आउटपुट ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होती हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखें कि कभी भी मॉड का आंसर नेगेटिव नहीं आता। ये जो -x लिखा हुआ है ये असल में नेगेटिव इनटू नेगेटिव है, जो कि अल्टीमेटली क्या है? पॉजिटिव है। इसी बेस पे एक क्वेश्चन आया था किसी इंटर टेस्ट में, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कहा गया था कि अगर एक नंबर है, नंबर कोई भी हम कह लें a जो कि लेस देन ज़ीरो है, एक नंबर a लेस देन ज़ीरो है, तो फिर आपने बताना था कि क्या आंसर होगा मॉड ऑफ़ 3a माइनस मॉड ऑफ़ 2a का। तो स्टूडेंट्स बड़ा इजी ले रहे होते हैं इस क्वेश्चन को और बहुत जल्दी करने की अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं जैसे 3a माइनस 2a करेंगे तो a आंसर आ जाएगा। तो मैं इसके ऑप्शन लिखता हूँ। ऑप्शन ए में सिर्फ a लिख लेते हैं, यानी पहला जो ऑप्शन है वो a कर लेते हैं, दूसरा जो ऑप्शन है वो हम कर लेते हैं -a, तीसरा जो ऑप्शन है वो हम कर लेते हैं 5a, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो हम कर लेते हैं -5a। तो आप अभी अगर इसको ऑब्ज़र्व करें तो बहुत सारे लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि इसका ये वाला आंसर है, क्योंकि 3a माइनस 2a देखने में लगता है कि अगर चलें a लेस देन ज़ीरो का मतलब a नेगेटिव है, तो स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि a नेगेटिव भी हुआ तो 3a फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है। हालांकि आप डेफिनेशन गौर से देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि जब एक लेस देन ज़ीरो नंबर इसमें पुट करते हैं तो आउटपुट हमेशा उसका नेगेटिव आती है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये देखें 3a जो है, चूँकि a लेस देन ज़ीरो है तो a का जो मॉडुलस होगा वो -a होगा। इसी तरह से -2a है, 2a का जो मॉडुलस होगा वो 2 इंटू -a होगा, क्योंकि 3 और 2 तो कांस्टेंट्स हैं। a जो है इसका जब मॉड बाहर आएगा तो वो नेगेटिव इसलिए हुआ है क्योंकि a लेस देन ज़ीरो था। तो लेस देन ज़ीरो जब नंबर होता है तो उसका मॉड उसके नेगेटिव के बराबर होता है। तो अब आंसर कितना आया? -3a प्लस 2a इज़ इक्वल टू -a। तो स्टूडेंट्स इसको सिलेक्ट ही नहीं करते, वो ये सोच रहे होते हैं कि नेगेटिव a कैसे आ सकता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो इस वक्त -a है। तो ये ज़रूरी होता है कि चीज़ों के कंसेप्ट्स क्लियर किए जाएं। ये तो हो गई मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन कि वो किस तरह बिहेव करता है। फिर साथ मैंने आपको एक MCQ भी बता दिया करके कि ये MCQ इस तरह पेपर में एक बार आया भी हुआ है। आगे चलते हैं, जिस तरह हर फंक्शन की हम वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं कि जिससे हमें उसके MCQs अटैम्प्ट करने में आसानी हो। तो मॉड ऑफ एक्स के बारे में याद रखें, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी अगर मैं लिखूँ तो इसकी डोमेन जो है, डोमेन का मतलब है कि वो वैल्यूज़ जो आप इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो आप इसकी डोमेन में कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। जो इसकी रेंज होगी, रेंज आप देखेंगे कि इसकी रेंज में सिर्फ आएंगे आपके पास वो नंबर जो 0 या 0 से ग्रेटर है, यानी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि कभी इसकी रेंज नेगेटिव नहीं आती। दूसरी बात इसके बारे में याद रखें कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका वी शेप ग्राफ बनेगा। और वी शेप ग्राफ का मतलब क्या है? जैसे ये अगर XY प्लेन है, यहाँ ओरिजिन है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, यानी V बन रहा होता है और V का जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पे होता है। ये जो ब्रांच है ये y इज़ इक्वल टू प्लस एक्स वाली है, चूँकि प्लस माइनस एक्स लिखा हुआ है हमने y को, और हर फंक्शन किसके इक्वल है? y के। और जो इस तरफ वाली ब्रांच है ये y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स वाली ब्रांच है। तो इसका ग्राफ होता है V शेप, और V का वर्टेक्स वहाँ बनता है जहाँ मॉड 0 होता है। ये बातें होंगी दो। अब तीसरी एक और बात भी याद रखें इसके बारे में कि चूँकि इसका यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, जहाँ किसी फंक्शन का कॉर्नर बन जाए वहाँ वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। सो मॉड ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज़ इक्वल टू 0। ये बात यहाँ पे होगी हमारी क्लियर। और अगर थर्ड पॉइंट बुलेट बना के लिखूँ मैं, तो अभी हमने वो चीज़ें डिस्कस नहीं की, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। इवन ऑड फंक्शन का अगर आपको आइडिया याद हो तो मॉड ऑफ एक्स जो होता है y इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज़ एन
इवन फंक्शन, ये एक इवन फंक्शन भी होता है। तो तीन बातें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे से हमने पढ़ ली हैं। इसके साथ इसको यहाँ मैं क्लोज़ करता हूँ। अब एक ऐसा फंक्शन हमने और पढ़ना है जो आपके कोर्स में नहीं है, वो BS लेवल के कोर्स में है, लेकिन स्टूडेंट्स का ये फीडबैक रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उन टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया है, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। तो मैं आप लोगों के सामने एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन कोर्स से रेलेवेंट चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं, और कई दफ़ा एंटी टेस्ट में क्वेश्चन BS लेवल के भी आते हैं जो किसी हद तक कोर्स के साथ रिजेंबल ज़रूर करते हैं, बट वो आपके कोर्स में नहीं होते। तो वो चीज़ें जो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन पेपर में पूछी गई हैं, वो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हम अपने लेक्चर्स में इंक्लूड करते हैं, ताकि आप वो चीज़ें भी अपनी प्रैक्टिस में रखें। तो उनमें से जो फंक्शन लिखने लगा हूँ, चूँकि 3 हम फंक्शन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, फिर हमने पढ़ा कांस्टेंट फंक्शन, फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन। इसको ब्रैकेट फंक्शन भी कहते हैं या इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये क्या है बेसिकली, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो देख लेते हैं। इसके लिए एक ख़ास किस्म की नोटेशन यूज़ होती है, ये वाली। एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है उसका पेयर होता है, उसमें लिखा जाता है इसको। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x। और इसका बिहेवियर बड़ा डिफरेंस है। इसका बिहेवियर ये कहता है कि इसका जब भी आप आंसर लिखेंगे, आंसर हमेशा आपने इंटीजर लिखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट उस x से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन, क्या आउटपुट आएगी इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x होगा, वो बड़े से बड़ा इंटीजर बट उस x से बड़ा नहीं होगा। अब इसकी प्रैक्टिकल कुछ एग्जांपल्स देख के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, मैं मिसाल के तौर पे मैं इसमें पुट करता हूँ एक नंबर 3.8। तो 3.8 इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, बट आपने आंसर लिखना है एक इंटीजर, वो इंटीजर जो बड़े से बड़ा भी हो लेकिन उस x से बड़ा ना हो। तो 3.8 के साथ कौन सा ऐसा इंटीजर लिंक करता है जो बड़े से बड़ा इंटीजर भी हो लेकिन इससे बड़ा ना हो। तो 3.8 का जो आंसर आएगा वो अल्टीमेटली 3 आएगा। इसी तरह अगर मैं लिखता हूँ कहीं पे 2.1, अब 2.1 जो है इसके करीब करीब वो इंटीजर ढूंढना है जो इससे बड़ा ना हो लेकिन हो सबसे बड़ा, यानी इनमें से बड़ा हो लेकिन इससे बड़ा ना हो, तो वो आपको मिलेगा फिर इसके नज़दीक 2। अब ये चीज़ें कुछ किसी हद तक स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रही होती हैं कि कैसे पता लग रहा है कि ये आंसर लिखना है हमने। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में आपको समझाता हूँ कि जिस भी नंबर का ब्रैकेट बनाना हो, जैसे आपने 3.8 का ब्रैकेट बनाना है, तो आप क्या करें, आप ये देखें कि 3.8 किन दो इंटीजर्स के दरमियान में आता है। 3.8 लाइज इन बिटवीन 3 and 4। उन दोनों में से जो छोटा इंटीजर होगा वो आपने आंसर लिख देना है यहाँ पे, बस बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में। तो फिर आप इस बात को पूरा कर देंगे कि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है बट उससे ग्रेटर नहीं लिखा। अगर हम 4 लिखते तो 4 उससे बड़ा हो जाता। इसी तरह आप 2.1 है तो देखें 2.1 किन दो के दरमियान में लाई करता है, ये लाई करता है 2 और 3 के करीब करीब। यहाँ कहीं आता है 2.1, यहाँ कहीं था 3.8। तो जिन दो के दरमियान में वो 2.1 लाई करता है उनमें से जो छोटा इंटीजर है वो हमारा आंसर है, वो लिख दिया हमने। एक एग्जांपल मैं आपको नेगेटिव की भी देता हूँ। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मुझे ब्रैकेट लिखना है -5.8 का ब्रैकेट, आप देखें 5.8 कहाँ लाई करता है। ये अगर एक लाइन ड्रा करते हैं, 5.8 जो है माइनस का 5.8 ये लाई करता है -6 और -5 के कहीं दरमियान में। तो -5 और -6 के दरमियान में अगर ये आता है तो फिर जो छोटा इंटीजर है वो कौन सा है, -6। तो इसका आंसर आ जाएगा -6। तो अब आसान अल्फाज में सिंपल वर्डिंग में याद रखें कि जिन दो इंटीजर्स के दरमियान में इनपुट लाई करती है उसमें से छोटा जो होगा वो आपने लिख देना है। अच्छा, ये तो हो गया कि जब वो नंबर इन बिटवीन लाई करे। अब बाज़ में ऐसा होगा कि इसमें आएगा ही कोई इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ 3 पुट कर दिया या 4 पुट कर दिया। देखें, मैं कहता हूँ कि मैंने ब्रैकेट फंक्शन में डायरेक्ट इंटीजर पुट किया है 3, या कोई इंटीजर -2 पुट कर दिया, या चलें 10 पुट कर दिया।
तो जब आप इसमें इंटीजर इनपुट देंगे तो फिर जो इनपुट है वही आपकी आउटपुट आएगी, यानी फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा लिखना है। सोचना कब पड़ेगा, जब आप कोई ऐसा नंबर पुट करें जो नॉन इंटीजर हो, यानी जो इंटीजर ना हो, तो फिर जिन दो के दरमियान में आएगा उनसे छोटा नंबर आपने चूज़ कर लेना है। तो ये थी हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ये अगर आप समझ चुके हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है, तो इसकी भी एक दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो आपके MCQs में आ सकती हों। अच्छा जी, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ में लिखता हूँ आप लोगों के सामने। पहली प्रॉपर्टी जो उसकी याद रखें, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कि इसकी डोमेन में कोई भी रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जो इसकी रेंज होगी, चूँकि आप जानते हैं कि इसका आंसर हमेशा इंटीजर लिखना है आपने, कोई भी इनपुट देते हैं आंसर नीचे रहेगी, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। तो इसका जो आंसर होगा वो सेट ऑफ, जो रेंज होगी वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगी, यानी डिस्क्रीट सेट बनेगा इसका। फिर दूसरी बात ये याद रखें आप लोग कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो यूनिट स्टेप ग्राफ बनता है, ठीक है। यानी इसका जो ग्राफ है वो यूनिट स्टेप है। यूनिट स्टेप का मतलब क्या होता है कि इसके ग्राफ में स्टेप्स बने हुए होंगे। जैसे मैं कहता हूँ ये XY प्लेन है, और मैं थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ इसके लिए ताकि ये ग्राफ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये देखें, अगर आप ये कहते हैं यहाँ इंटीजर्स हैं, लेट से 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और इधर -1 है, -2 है और -3 है। इसी तरह यहाँ y1 है, यहाँ y2 और यहाँ y3, और यहाँ -1 y है, फिर -2 है और फिर -3, और यहाँ आ गया ओरिजिन। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक नंबर पुट करें 0, तो 0 एक इंटीजर है, 0 पे आंसर क्या देगा 0। फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.999 तक जो भी इनपुट देंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसका आंसर 0 ही आएगा। तो यह 0 से लेकर 1 तक इसका ग्राफ बिल्कुल एक फ्लैट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। लेकिन जो ही आप 1 पे आएंगे तो 1 पे जब आप पहुँचेंगे तो 1 पुट करने से इसका आंसर, चूँकि 1 इंटीजर है तो एक इंटीजर ही आएगा। तो 1 पे आके एक एम्प्टी सर्कल ड्रा कर देंगे, क्योंकि अब ये ग्राफ का पार्ट नहीं होगा। 1 पे डायरेक्ट जंप करके फंक्शन कहाँ चला जाएगा 1 पे। अब ये देखें कि जब 1 पुट करेंगे आप तो 1 आंसर आएगा, फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.999 तक जो भी रियल नंबर पुट करेंगे उसका आंसर 1 ही रहेगा। तो 1 से लेकर 2 तक इसका ग्राफ यूँ रहेगा। जो ही आप 2 पे पहुँचेंगे 2 पे फिर एक एम्प्टी सर्कल आ जाएगा, क्योंकि 2 पुट करने से अब 1 आंसर नहीं, अब 2 आंसर आएगा। तो 2 पुट करेंगे तो जंप करके आप कहाँ चले जाएंगे 2 पे। अब ये आ गया 2 आंसर। फिर 2 से 3 तक 2.1, 2.2, 2.111 जो मर्जी पुट करें 2.99 तक इसका आंसर 2 ही रहेगा। तो 3 के बिल्कुल करीब यानी 2.99 तक इसका आंसर क्या रहेगा 2। फिर जब हम 3 के ऊपर आएंगे तो यहाँ फिर एक सर्कल आ जाएगा और फिर ग्राफ जंप करके चला जाएगा 3 पे, फिर 3 से 4 के दरमियान रहेगा। और इस तरह से ये ग्राफ, इसमें आप देख सकते हैं कि एक एक यूनिट का स्टेप बना हुआ है, इसलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब अगर आपने बैकवर्ड मूव करना है तो -1 से लेकर 0 तक कोई भी नंबर पुट करें, -1 से ग्रेटर और 0 के इक्वल या 0 से लेस क्या लेते हैं। आपने अगर -0.1 पुट किया या -0.2 पुट किया या -0.3 पुट किया, -0.999 तक, तो आपका आंसर हमेशा -1 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक -1 पुट करें तब भी -1, और उससे आगे आप 0 के करीब करीब कोई भी नंबर पुट करेंगे तो -1 ही आंसर रहेगा। यहाँ पे बनेगा एक एम्प्टी सर्कल इस जगह पे, क्योंकि जो ही आप 0 पुट करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर इधर बनेगा, जब आप पुट करेंगे -2 से लेकर -1 तक कोई भी नंबर, तो आपका आंसर -2 ही रहेगा, और यहाँ बनेगा एक एम्प्टी सर्कल। इसी तरह से लोअर साइड आ जाएगी ये वाली, -3 तक जो भी पुट करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो -3 रहेगा। तो ये देख लें, इसमें एक एक यूनिट का ये जो स्टेप बना हुआ है, जो स्टेयर सी बनी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। फर्दर मोर देखें, आपने चूँकि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ईयर पढ़ के आए हुए होते हैं, आपने देखा था कि ग्राफ जिस पॉइंट पे ब्रेक हो, टूटे, उस पॉइंट को कहते हैं कि वहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूस है। तो ब्रैकेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी आपको ये भी नज़र आ रही है कि ब्रैकेट फंक्शन हर इंटीजर के पुट करने से ब्रेक हो जाता है। 0 से 1 तक देखें तो स्मूथ चल रहा है, 1 पुट किया तो ब्रेक हो गया, 2 पुट किया ब्रेक हो गया। इसका मतलब है ये जो इंटीजर्स होते हैं उन पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो हम लिख सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी डोमेन रेंज की, दूसरी हमने लिख दी कि यूनिट स्टेप फंक्शन होता है।
तीसरी प्रॉपर्टी ग्राफ की मैं लिख रहा हूँ वो ये है कि ब्रैकेट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ब्रैकेट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। किस पे डिसकंटिन्यूस है जी? एट एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, इंटीग्रल मीन कोई भी इंटीजर जो वैल्यू होती है, +-1 +-2 +-3 0 एंड सो ऑन, इन पे ब्रैकेट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। तो जिस तरह हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, इसकी भी हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब उम्मीद है कोई भी MCQ आपका है तो इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं फर्दर टाइप्स के ऊपर। तो नेक्स्ट जो टाइप हम पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास होते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस। वो देख लेते हैं, फिर आगे जो टाइप्स होंगी इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे साथ साथ हम। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जो हमारे पास 5th कैटेगरी है एक्सप्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? अगर आप इसको सिंपल वर्डिंग में समझें तो अगर आप x और y का ऐसा रिलेशनशिप देखें जिसमें से आप y आसानी से इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हम ये कहेंगे कि वो एक्सप्लिसिट रिलेशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब आप देखें हो क्या रहा है, हमने ये लिखा है इफ़ y इज़ ईज़िली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर y ईज़िली एक्सप्रेस हो सकता हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है उसकी टर्म में, यानी इन टर्म्स ऑफ x अगर कर सकते हो, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है और ये एक्सप्लिसिट रिलेशन भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ है xy + 2x² - 1 = 0। इस रिलेशनशिप में x और y इकट्ठे मिक्स हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से y आसानी से अलग हो सकता है। अगर आप x वाली टर्म इधर ही छोड़ दें और बाकी इधर ले आएँ तो ये बनेगा 1 - 2x² और फिर x को यहाँ ला के डिवाइड कर दें, तो देखें आपने y f(x) यानी इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस आसानी से कर लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप x और y का एक्सप्लिसिट रिलेशन है, और अगर ये फंक्शन भी हुआ तो हम ये कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन है। और सिम्बॉलिकली हम इसको लिखते कैसे हैं वो भी नोट कर लें। वी राइट इट एज, हम इसको लिख सकते हैं y = f(x). ये याद रखना है आप लोगों ने बात कि एक्सप्लिसिट फंक्शन को सिंबॉलिक वे से ऐसे लिखा जाता है, और ये बात आपकी फेडरल बोर्ड के MCQs में पूछी भी गई है एक बार। अब ये तो होगी इसकी एग्जांपल। अब नीचे लिखा है हमने इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट में इस तरह से दो वेरिएबल आपस में मर्ज हुए होते हैं कि y आसानी से, या इवन y आप x की टर्म में अलग या लिख सकते ही नहीं। तो जब आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस ना कर पाएँ तो उस रिलेशनशिप को हम कहते हैं वो इम्प्लिसिट रिलेशन है। जैसे ये देखें, हमने लिखा भी है कि y कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ एग्जांपल हमारे पास ये है, मैं लिखता हूँ xy + y² + x = 0। इसमें y पावर 1 भी है, y का स्क्वायर भी है, y कॉमन आप ले ही नहीं सकते या y को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से आप y इन टर्म्स ऑफ f(x) नहीं लिख सकते। जब आप नहीं लिख सकते तो फिर हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास, यानी y कैनॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। सो दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट रिलेशन। और इसको कैसे लिखते हैं हम वो भी देख लें। वी राइट इट एज, हम इसको ऐसे लिखते हैं f(x, y) = 0। यानी x और y इकट्ठे लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि फंक्शन या रिलेशन ऑफ x एंड y। और इसको ऐसे लिखते हैं ओनली f(x) यानी y = f(x). तो ये आपके पास दो चीज़ें होंगी, मैं दोनों को ज़रा प्रोमिनेंट कर देता हूँ थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो। तो अब दो तरह के यहाँ से आपके MCQs बन सकते हैं। पहला MCQ तो ये बन सकता है कि इस तरह के 4 रिलेशनशिप्स हों और एंड यू हैव टू सिलेक्ट द वन विच इज़ इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो वो आप इस तरह करके सेपरेशन करके देख सकेंगे कि जो हो जाए आसानी से एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x तो वो होगा एक्सप्लिसिट, जो ना हो सका वो होगा इम्प्लिसिट। दूसरा MCQ ये बन सकता है आपका कि आपके पास ये जो सिंबॉलिक वे है, ये वाला और ये वाला, इसके बारे में पूछा जाए कि अगर फंक्शन इम्प्लिसिट है तो सिंबॉलिकली उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और इस तरह के 4 ऑप्शंस हों तो उनमें से आपने ये वाला सेलेक्ट करना है अगर वो इम्प्लिसिट है, और ये सिलेक्ट करना है अगर वो एक्सप्लिसिट है। अब आगे आते हैं हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शंस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है फंक्शंस की। इसमें क्या होता है कि आपके पास
एक्स और वाई एक्सप्रेस हुए होते हैं किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में। जैसे ये देखें, इफ़ एक्स एंड वाई आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पैरामीटर, उसको पैरामीटर कह रहे होते हैं। तो फिर इन इक्वेशंस को जो एक्स और वाई की होंगी इनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहेंगे, और जो रिलेशन या फंक्शन उन दोनों से एक्सप्रेस हुआ होगा उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं अगर कहता हूँ कि x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वेयर और y इज़ इक्वल टू 2at, अब ए बी सी वगैरह जो स्मॉल ए बी सी होते हैं ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, तो t यहाँ वेरिएबल है। x भी अगर देखें तो वो फंक्शन ऑफ t है, और y भी देखें तो ये भी फंक्शन ऑफ t है। एक को मैंने f(t) कह दिया, एक को मैंने g(t) कह दिया। तो ये जो x और y इन टर्म्स ऑफ t लिखे हुए हैं इन्हें कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और ये जो फंक्शन जो रिप्रेजेंट हो रहा है इन दो इक्वेशन से, इस फंक्शन को हम कहते हैं ये पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, देखें, x इज़ इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, वाई इज़ इक्वल टू 2at, ये पूरा एक फंक्शन है जो दो इक्वेशन में एक्सप्रेस हुआ है। इट इज़ नोन एज पैरामीट्रिक फंक्शन, और ये दोनों इक्वेशंस अगर अलग अलग देखी जाएँ तो उन्हें कहा जाता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। t यहाँ पे पैरामीटर का रोल प्ले कर रहा है। अगर आप t को एलिमिनेट कर दें, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, या वहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दें, तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशंस रिप्रेजेंट करती हैं एक सिंपल रिलेशनशिप को। और वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, उसे हम कहते हैं, अगर ये पैरामीट्रिक है तो उसको हम कहते हैं जनरल रिलेशनशिप या जनरल इक्वेशन कहते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें से आप t को एलिमिनेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कोर्स का, एक्सरसाइज 1.1 सेकेंड ईयर की जो मैथ है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट ये वाला भी है, और आप पैरामीटर को एलिमिनेट करके जनरल रिलेशनशिप बनाते होते हैं। तो इसको अगर इन दोनों में से t एलिमिनेट किया जाए तो ये बनता है वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 4ax, ये आपके पास की वैल्यू बनती है। और बेशक ये फंक्शन हो या ना हो, अगर ये फंक्शन है तो उसको पैरामीट्रिक फंक्शन कहेंगे, नहीं है तो उसको पैरामीट्रिक रिलेशन कहेंगे। और मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि वाई स्क्वेयर भी आ जाए तो ये इंडिकेट करता है कि फ़ंक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम इसकी रेंज रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फंक्शन बनाया भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरामीट्रिक फंक्शंस और पैरामीट्रिक जो रिलेशंस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। इसको क्लोज़ करने के बाद देखते हैं कि इसका MCQ किस तरह से बन सकता है। जिस तरह इसके मैंने आपको MCQs बताएं, तो यहाँ से आपका MCQ ये बन सकता है कि इस तरह के आपको कोई भी इस तरह की दो इक्वेशंस दी जा सकती हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस की जनरल इक्वेशन कौन सी होगी। तो वो फिर आपने पैरामीटर को एलिमिनेट करके जनरल इक्वेशन जो है उसको गैस करना होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो फर्दर हमारे पास टाइप्स हैं उसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस को, और इवन ऑड पढ़ने के बाद फिर आज के लेक्चर में क्लोज़ करूँगा। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं इवन और ऑड फंक्शंस की तरफ। अच्छा जी, अब मैंने लिखा है हमारे पास इवन और ऑड फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। इवन फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि आप अगर किसी फंक्शन में x की जगह -x रिप्लेस करें, क्योंकि फंक्शन क्या होता है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x को रिप्लेस करें -x से, और उस पर कोई इफेक्ट ना हो, दोबारा फंक्शन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, रिपीट हो जाए, तो हम ये कहते हैं ये एक इवन फंक्शन है। और ये बात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन के हर x के लिए ये बात होल्ड करनी चाहिए। फिर ये इस बात को इंडिकेट करेगा कि f ऑफ x इज़ एन इवन फंक्शन। तो हम ये कहेंगे f ऑफ x इज़ एन इवन फंक्शन। ये होगी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। अब ये हो सकता है कि एक तो ये डेफिनेशन आपके पेपर में इस तरह MCQ में आ जाए कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम फंक्शन को क्या कहेंगे। दूसरी बात देखें, इसी को हम ये भी कह सकते हैं, और इफ़ हम यूँ रिप्रेजेंट करें कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। अगर हम ये कहते हैं कि डोमेन के हर x के लिए अगर ये डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, तो डिफरेंस ज़ीरो होने का मतलब क्या है कि आप f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स दोनों की वैल्यू सेम है, तब इनका डिफरेंस क्या हो रहा है, ज़ीरो। तो ये भी इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये एक इवन फंक्शन है। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसमें अगर -x पुट करें तब भी x स्क्वायर बनेगा, +x पुट करें तब भी x स्क्वायर बनेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव का ये आपको सेम आंसर देगा। और अगर पर्टिकुलर एग्जांपल देखें तो आप अगर ये कहते हैं कि मैंने इसमें 2 पुट करना है तो ये तब भी आपको 4 आंसर देगा, और मैंने अगर इसमें -2 पुट करना है तो तब भी आपको ये 4 आंसर देगा। इन दोनों बातों से कंक्लूड करते हैं कि 2 का भी आउटपुट 4 है और -2 का भी आउटपुट 4 है, तो इसका मतलब है 4 रिपीट हो गया। और फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर अगर रेंज रिपीट हो जाए तो हम कहते हैं वो 1-1 फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है कि इवन फंक्शन जो होते हैं ये 1-1 फंक्शन नहीं होते। अगर ये 1-1 नहीं होते तो फिर ये बजेक्टिव भी नहीं होते। तो छोटा सा नोट लिख लेते हैं इस बारे में हम। इवन फंक्शंस इवन फंक्शन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। इवन फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होता। तो ये बात आपके MCQs में आ सकती है कि जो द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट अ 1-1 फंक्शन, उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हो और उसमें इवन भी हो, ऑड भी हो, बाकी तो 2 ऑप्शंस भी हो, तो आपने इवन कहना है कि इवन फंक्शन 1-1 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी रेंज रिपीट होती है और ये 2 डिफरेंट आउटपुट इनपुट के करस्पॉन्डिंग सेम आउटपुट देता है, इसलिए इसको मैनी टू 1 कह सकते हैं लेकिन 1-1 नहीं कह सकते। अब हम आते हैं ऑड की तरफ। ज़रा जिस तरह इवन को डिफ़ाइन किया बिल्कुल वैसे ही ऑड को डिफ़ाइन करेंगे। हम ये कहते हैं कि अगर एंगल में x की जगह -x लिखें और माइनस पूरे का पूरा कॉमन आ जाए बाहर, और फंक्शन माइनस के साथ टुगेदर विद द माइनस साइन ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, और ये बात फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ट्रू हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एक दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज़ एन ऑड फंक्शन। ये एक ऑड फंक्शन होगा। और अगेन अगर हम इस तरह इसको लिखना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इफ़ f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या होंगे नेगेटिव, तो ये सम 0 हो जाएगा। ये अगर 0 हो जाए फॉर ऑल x इन द डोमेन, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऑड फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज़ एन ऑड फंक्शन। जिस तरह उसकी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इसकी भी एग्जांपल लिखता हूँ। इसमें आप एग्जांपल एक ही लिख लें, काफ़ी है, x3। आप अगर इसमें देख सकते हैं कि मैं x की जगह -x लिखूँगा तो ये -x का क्यूब हो जाएगा, माइनस बाहर आके x³ रह जाएगा, और ये दोबारा f ऑफ x आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज f ऑफ -x इज़ इक्वल टू -f ऑफ x, विच शोज़ दैट कि ये एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, जिस तरह इसकी मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, इसमें वो है कि नेगेटिव के लिए नेगेटिव आउटपुट देगा आपको और पॉजिटिव के लिए आपको ये पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो इसका मतलब है ये वाला फंक्शन 1-1 फंक्शन होता है, वो वाला फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होता। यहाँ तक क्लियर करने के बाद फिर कुछ नोट हम लिख लेते हैं जो हमारे MCQs पॉसिबल बन सकते हैं। वो ये है कि हमें सम टाइम वो इवन और ऑड फंक्शंस का सम या प्रोडक्ट पूछता है कि उसके बारे में क्या कंक्लूजन है आपका। तो ये याद रखें कि 2 अगर इवन फंक्शंस होंगे हमारे पास तो 2 इवन फंक्शंस का सम भी इवन फंक्शन बनेगा। तो ये पहली बात, पहला नोट लिखता हूँ यहाँ पे मैं कि सम ऑफ 2 इवन फंक्शंस इज़ अगेन इवन फंक्शन। सम ऑफ 2 इवन फंक्शंस इज़ आल्सो इवन फंक्शन। फिर दूसरी बात, अगर 2 इवन का सम इवन बनता है तो अब हम देखते हैं कि अगर 2 ऑड होंगे तो उनका सम क्या बनेगा। तो जिस तरह 2 इवन का सम इवन है, इस तरह 2 ऑड फंक्शंस का सम भी ऑड फंक्शन बनता है। सम ऑफ 2 ऑड फंक्शंस इज़ आल्सो ऑड। और ये आप कोई भी एग्जांपल इसमें बना के देख सकते हैं, आपको इसका यही रिज़ल्ट मिलेगा। और तीसरी है कि अगर एक इवन और एक ऑड आए तो उसके केस में क्या कहेंगे। तो सम के बारे में तो कोई कंक्लूजन हम डायरेक्ट ड्रा नहीं करते, जो कि उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में हम ज़रूर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज़ ऑड फंक्शन। तो ये 3 नोट लिखने के बाद ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लोज़ होता है। कुछ इसके MCQs जो हैं वो हम जूम वाली जो लाइव क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे।
जो आप लोग पूछ भी रहे होते हैं आमतौर पे। और फर्दर मोर चूँकि टाइम हमारे पास कम है, ये सेकंड लेक्चर था आज हमारा बुक 2 का, और सेकंड में भी अभी हमने सिर्फ फंक्शंस को ही डिस्कस किया है। तो टाइम हमारे पास चूँकि कम होता है और काम ज़्यादा है, तो इसलिए हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि MCQs कुछ 1-2 लिख के और बाकी आप लोगों को आइडिया दिया जाए कि इस तरह इसके MCQs बन सकते हैं। और होपफुली जो आपके पास, अगर आप जो सेंटा विजन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से बुक पब्लिश हुई है मैथमेटिक्स की, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको वैरायटी मिलेगी क्वेश्चंस की, जिसमें इवन, ऑड, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और जितने भी आज आपने पढ़े हैं, ब्रैकेट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन और ये मॉडुलस फंक्शन वगैरह के बहुत सारे MCQs आपको वहाँ मिलेंगे। तो MCQs वगैरह आप वहाँ से किया करें, वो एक आपका प्रैक्टिस मटेरियल है, वो आप बुक लाजमी लें, उससे आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। जो असल में स्टूडेंट्स का जो पास्ट ईयर्स जो हैं 8-10 साल के जो फीडबैक है बच्चों का यूनिवर्सिटीज़ के इंटरेस्ट के हवाले से, उसकी बेस पे हमने वो बुक लिखी होती है। तो आप लाजमी अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट किया करें, डिस्कशन फिर हमारे साथ जूम वाली लाइव क्लास में कर लिया करें। लेक्चर कोशिश करते हैं कि कंप्रिहेंसिव हो, इसमें बेसिक से एडवांस हर चीज़ आपको बताई जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।